क्वेश्चन नंबर 1 पी नॉट। बातें नहीं करे, अब अपना अपना काम कर रहे हो तो करें, नहीं तो सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दें। पी नॉट दाब पर एक गैस भरी हुई है, सभी अणुओं का द्रव्यमान आधा और उनकी चाल दोगुनी हो जाए तो दाब क्या होगा? गैस का दाब का फॉर्मूला बताएं बेटे। P बराबर 1/3 V/m/v/r/m/s²। बाद में हमने ये तो साहब पी नॉट है और हमने कहा कि साहब पी डेस द्रव्यमान आधा कर देंगे। ठीक है भाई, ये m/2 चाल दुगनी यानी कि ये 4V/r/m/s²। ये 2 बार कट गया तो 1/3 mV/r/m/s² और ये V, तो P डेस बराबर 2P नॉट। कितना प्यारा लिखा ना मैंने आज। क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 देखिएगा, कुछ क्वेश्चन है, कुछ कॉन्सेप्ट है जो आने वाले चैप्टर्स में होंगे। मैंने जानबूझ के नहीं करा है, पर फिर भी आप चाहते हो तो देख सकते हो। वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है बेटा बीटा बाई रो। ये होता है गैस के लिए, नहीं पढ़ा है ना इसलिए तो बोल रहा हूं। ये तरंग में पढ़ेंगे, ध्वनि तरंग के अंदर। और बीटा होता है गामा पी बाई रो। और एक और फॉर्मूला होता है इसका, पी को रो आर टी बाई एम लिख देते हैं। पी बराबर रो आर टी बाई एम। जब ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ तो ये आता है गामा आर टी बाई एम। तो ये सब 3 फॉर्मूले हैं ध्वनि के वेग के। अब 3 फॉर्मूले तो क्या कह रहा है कि ध्वनि की चाल v और अणुओं के वर्ग माध्य मूल वेग दे रखे, अनुपात पूछा है। ध्वनि का चाल v गामा आर टी बाई एम लगाओ। उसके बाद की कहानी वर्ग माध्य मूल √3RT/m, इसको c बोला है। v/c कर दे बेटे, गामा/3 का रूट। फॉर्मूला बेस है ध्वनि के अंदर पूरा, जब साउंड वेव पढ़ा रहा हूँ तब पूरा डेरिवेशन करा के फॉर्मूला लाया जाएगा, पर अभी कुछ नहीं किया जा सकता है। अभी तो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हो भाई, ना दो के आए हो। अरे चिंकी आई। चिंकी बहुत दिनों से दिख नहीं रही थी। ध्यान रख भाई। नहीं हो गया? अरे यार, बताया ही नहीं तूने। मैं तभी सोच रहा चिंकी आजकल डाउट आउट में भी नहीं आ रही है भाई। पता नहीं मिंकी के पास चली गई हो। चलो आगे बढ़ते हैं अब। अगला क्वेश्चन। अरे यार सब में पे आओ भाई, तुम लोगों ने तो माहौल बना रखा है, ये देखो। देख लीजिए आराम से, ये रटना है भाई। ये तरंग में जब वेव स्टार्ट होगा तब तरंग में मैं आपको ये फॉर्मूला, तरंग में ध्वनि तरंग के अंदर ही पढ़ाया जाएगा ये। पर ड्रॉपर वाले हो तो फॉर्मूला तो बता ही सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तरंग, हाँ ध्वनि तरंग का वेग है ये, ध्वनि तरंग का वेग है भाई। ध्वनि तरंग का, ये तीनों फॉर्मूले लगते हैं ध्वनि तरंग में। अगला, अरे भाई बातें नहीं अब। 6 क्वेश्चन नंबर 6 ना। हाँ ओके। ये कह रहा है कि साहब अणुओं की चाल दे रखी है, औसत चाल और वर्ग माध्य मूल चाल का अनुपात बेटे
ओ बेटी। क्वेश्चन नंबर 6। बात नहीं रे यार, तुम बात करो तो बाहर चले जाओ भाई। औसत एवरेज के लिए बेटा 1+2+3+4+5 अपॉन कितना, कितनी है ये, 5 है। 9, 10, 15, 15/5 3 VRMS वर्ग का औसत। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर अपॉन 5 का रूट, रूट 11। 7। क्वेश्चन नंबर 7। बात नहीं रे अब, क्वेश्चन करिए बैठ के। कोई अगर इधर उधर दिख गया ना भी रोता फिरता और बातें करता हुआ तो देख लेना, बहुत दिनों बाद आया है ना। ऐसा कैसे, मतलब चल तेरे इश्क में फिर से पड़ जाते हैं, इसलिए आया है। पता नहीं, प्रेम हो जाए तुम्हें फिजिक्स से दो अलग बात है। आज बहुत नए नए चेहरे दिख रहे हैं भाई। तबीयत सही थी तेरी भी? बर्थडे है। क्वेश्चन नंबर 8। 8 बताना है। यार जो 8 है ना, 8 बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे, ऐसे देखो, ऐसे R/.67 ये लगभग होता है 3/2 R। क्वेश्चन नंबर 7 किसी का डाउट? CV क्या होता है बेटे? FR/2। एफ का मान 3 आ गया है, सॉल्व कर ले। क्वेश्चन नंबर 9, 10। क्वेश्चन नंबर 10। 10 एक बालक पूछ रहा है, ये तो है। अरे यार बातें क्यों कर रहे हो भाई, तुम DPP कर लिए क्या? ये इधर से बातें हो रही है। अगली एक्सरसाइज करो अगर आपका इसमें डाउट नहीं है तो, बैठ के कुछ भी करो, बात करता हुआ नजर नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर ये लेंदी हो जाएगा बेटा, करने में तो किसी से भी कर सकते हैं। अभी मैं CV को FR/2 रख दूंगा, F का मान निकालने लग जाऊंगा, लेंदी हो जाएगा। डायरेक्ट इससे कितना हो जाएगा, ये 100 बटा जितना भी हो रहा है 67R, और इसको काटो पीटो तो आसान हो जाएगा। बताया मैंने भी ऐसे ही था पहले, पर फिर मैंने कहा तो आसान भी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10। देख बेटा, CP - CV बराबर R। अरे आजा भाई। और ये R/J भी एक संबंध दिया होता है। CP - CV बराबर R/M बोलो, J बोलो। जैसे मोलर विशिष्ट उष्मा होती है, वो 1 मोल के लिए होती है, और ग्राम में भी लिया जा सकता है। अगर इसको ग्राम बोला जाए तो ये क्या बन जाती है, ग्राम विशिष्ट उष्मा। तो फिर M से गुणा करना पड़ता है, प्रति ग्राम विशिष्ट उष्मा है तो ये संबंध भी होता है साहब। तो यहाँ पे ये जो गैस है इसके लिए CP - CV का क्या लगाना, आपको ग्राम विशिष्ट उष्मा लगानी है। और ये CP - CV बराबर हाइड्रोजन के लिए 2, और CP - CV ऑक्सीजन के लिए कितना, 32। तो ये A के बराबर और ये B के बराबर, A बराबर R/2 और B बराबर R/32 संबंध निकाल ले। 11। 11 क्या है भाई, 11?
गैस के दो विशिष्ट उष्माओं के बीच का अंतर Cp माइनस Cv कितना है? 4150 और गामा दिया हुआ है Cp बाई Cv। आजा बेटे। तो ये 1.4 बराबर Cp बाई Cv, तो मुझे क्या निकालना है? Cv। तो Cp बराबर हो गया 1.4 Cv। वैल्यू डाल दो भाई। 11। हाँ, कर लेगा क्या? 4150 0.4 Cv बराबर 4150। 4150 अपॉन 0.4। 12, 13 हो गया। बहुत सुंदर। अभी तक आ रहे हैं क्या? टैलेंटेड हैं ये। हाँ, डीपीपी नंबर 2 पे आए। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 1 का आंसर नहीं आ रहा, देखते चलो। आदर्श एकल परमाणविक गैस गामा बराबर 5/3 1 मोल। किसका आंसर आया? 1 का। अरे वाह, आया। अरे वाह शेरू। फिर तैयार मत हो जाना तुम लोग, तो मार खा लोगे। 1 मोल द्वितीय परमाणविक गैस 7/5 की, चाहे दूसरे का गामा दे रखा है। नियत दाब व नियत आयतन पर विशिष्ट उष्मा का अनुपात पूछा है। क्या करूं भाई? गामा मिश्रण पूछा है बेटा। तो ये लगा लेना N1Cp1 N2Cp2 अपॉन N1Cv1 प्लस N2Cv2। यही लगाएगा ना। Cp क्या होता है? F/2 प्लस 1R। और Cv क्या होता है? F/2R। दोनों एक एक मोल है क्या? तो Nn भी गया। Cp1 प्लस Cp2 अपॉन Cv1 प्लस Cv2। अच्छा, एक परमाणु गैस के लिए कितना हो जाएगा? F का मान 3 प्लस 2, 5/2R। क्या कर रहे हो? 3/2R एक परमाणु के लिए, और द्वि परमाणु के लिए 7/2R, और ये 5/2R Cv। चल है। ओके, मेरे को लगा मुझसे कह रहा है। 5/2R प्लस 7/2R, 3/2 प्लस 5/2। देखो आ रहा है क्या कुछ? 12/8। 4 से 3 बार, 4 से 2 बार। आ तो रहा है यार। क्वेश्चन नंबर 2, किसका? सेकंड का क्या आ रहा है? फोर्थ आ रहा है। गैसीय मिश्रण में हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन के अणुओं की समान संख्या है। इस मिश्रण को 100 केल्विन ताप से नीचे विशिष्ट उष्मा का मापन दर्शाता है।
हम मिश्रण के लिए गामा का विशिष्ट अनुपात का मान होगा, क्या लगाया, N1 N2, अणुओं की संख्या समान है तो मोल हाइड्रोजन है और एक नाइट्रोजन है। चलो करके देखते हैं तो फिर क्या आ रहा है। ये तो दोनों डाई एटॉमिक गैस है, H2N2। तो अगर मैं बात करूं सीपी की, सीपी हो जाएगा 5/2 + 1 और सीवी हो जाएगा 5/2 R, 7/2 R। किसका आ रहा है इसका सही आंसर? मुझे नहीं पता, मैंने आंसर नहीं देखा है अभी। वो कह रही है चौथा आ रहा है, एक का दूसरा आ रहा है। देखते हैं। गामा बराबर N1 CP1 + N2 CP2 अपॉन N1 CV1 + N2 CV2। हाँ, डालो वैल्यू। CP1 ये डबल कर दो इसको। आंसर क्या दिया हुआ है बेटे? थर्ड। और आ क्या रहा है? 7/5 ही आ रहा है। डाई हाँ, द्वितीय परमाणु के लिए 5 कर दिया ना। ना पर ये मिश्रण का है ना बेटा। A gaseous mixture contain equal number of hydrogen and nitrogen molecule. Specific measure of mixture temperature below 100 Kelvin indicate the value of specific heat of mixture. ये तो दोनों द्वितीय परमाणु के ना बेटा, तो शायद इसका 5 भी देखेंगे। क्लिक नहीं कर रहा, पता नहीं क्या है। थर्ड। और किसी का आया क्या दूसरे का आंसर? कितना? कैसे? जोर से बोल। यही N1CP1 मेरा कहाँ रहा फिर? 1 इंटू देख, अच्छा मैंने कैलकुलेशन नहीं करी इसलिए। CP2 भी यही हो जाएगा 7/2 R अपॉन CV हो जाएगा 5/2 R प्लस 5/2 R। यही लगाया, कहाँ आ रहा? 5 और 5 ही हो जाएगा 10, 5 7/5 आ रहा है। कहाँ आया फिर, कैसे आया? अभी करते हैं, देखते हैं, कुछ ना कुछ डाटा मिसिंग चल रहा है माइंड में, इसमें नहीं। 3 4 5 N1T1 + N2T2 अपॉन N1 + N2। टी मिश्रण का जैसे सीपी मिश्रण सीवी मिश्रण आपने देखा था, सेम वैसे ही याद रखना है। टी मिश्रण N1T1 + N2T2 अपॉन N1 + N2। 6 क्वेश्चन नंबर 6। कितने जनों किसका हुआ है ये? तो फिर पूछ क्यों नहीं रहे हो? एक जने का ही हाथ नहीं खड़ा हुआ है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक ट्यूब है आपके पास 100 सेंटीमीटर लंबाई की। ध्यान से सुने, 100 सेंटीमीटर लंबाई की ट्यूब है और बीच में ये देखोगे आप, यहाँ पे एक पारा भरा है 10 सेंटीमीटर का। पारे के स्तंभ के दोनों ओर वायु के तापमान 81 डिग्री सेल्सियस को 76 सेंटीमीटर है। मतलब इधर भी तापमान 81 डिग्री सेल्सियस और इधर भी कितना है, 81 डिग्री सेल्सियस। और दाब कितना है, 76 सेंटीमीटर, ये भी 76 सेंटीमीटर।
तो मुझे एक बात बताइए, ये लंबाई कितनी रहेगी और ये लंबाई कितनी रहेगी? कोई बताएगा? 10 ये गया, जितना इधर है उतना इधर है, तो 45 45 हो गया क्या? यहां से यहां तक 45 और यहां से यहां भी कितना? 45 सेंटीमीटर। फिर ये कहना है कि यदि एक सिरे में वायु स्तंभ 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाए और अन्य सिरा दूसरा, यानी कि तापांतर बदल दिया, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वायु दाब। कहानी ये है कि यहाँ का संतुलन की स्थिति में ये दाब क्या होगा? बराबर। और तापमान भी क्या है? बराबर। इसलिए एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम आ रहा है कि इधर का दाब, लंबाई लंबाई सब आ रही है। पर जैसे इन्होंने क्या किया कि इस ट्यूब का खेल किया, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस और इधर कितना? 273। इधर का सिरा ज्यादा गर्म हो गया तो इधर से दाब लगेगा, लगते लगते क्या होगा कि ये या तो इधर खिसक जाएगी मरकरी। कब तक खिसकेगी? जब तक दोनों के दाब बराबर ना हो जाए। तो हमने कहा साहब यहाँ का दाब P1 और यहाँ का भी कितना? P2। P1 मतलब दाब बराबर होने पे संतुलन आ जाएगा। बात समझ आ रही है? बहुत सुंदर। अगर आप ये कहते हो कि साहब ये इधर x खिसक गया तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी? x खिसक गया तो 45 माइनस x, और ये कितनी हो जाएगी? 45 प्लस x। और आपको क्या पूछा है? 0 डिग्री सेल्सियस पे वायु दाब, यानी कि P1 ही पूछा है। क्या पूछा है? P1। कैसे करोगे भाई? किसी को कोई आइडिया? क्या भरी है? वायु। तो हम जानते हैं PV बराबर क्या है? nRT। तो P1 V1 अपॉन T1 बराबर क्या रहेगा? ये तो नियत सभी जगह लगता है, यही लगाएंगे। बिल्कुल लगाते हैं। मैंने कहा देखिए P1 V1 अपॉन T1 बराबर क्या? P2 V2 अपॉन T2। इस नली का क्षेत्रफल कितना है बेटा? E। नली का क्षेत्रफल तो A है ना, मान लो भाई। अब एक बात बताइए मुझे कि क्षेत्रफल इंटू लंबाई आयतन हो जाएगा क्या? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं P1 A1 L1 बराबर, क्षेत्रफल समान है तो A ले लो, L1 अपॉन T1 बराबर P2 A L2 अपॉन T2। A ने A को मार दिया। डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब ऐसे लिख सकता हूं P1 L1 अपॉन T1 बराबर क्या? P2 L2 अपॉन T2। कोई तकलीफ? बहुत सुंदर। जगह बना दें। हाँ, अब देखिएगा P1 है, L1 कितना है? 45 माइनस x है, अपॉन 0 डिग्री सेल्सियस क्या? 273 केल्विन बराबर, इधर P1 है 45 प्लस x है सर, अपॉन 273 डिग्री सेल्सियस में, तो क्या डबल हो जाएगा? तो 2 इंटू 273 कर दूं। अब परेशान मत होना कि 2 क्यों लिखा, जोड़ा क्यों नहीं, एक ही बात है, डबल करना। काटने में आसानी रहेगी भाई। ये कट गया, ये कट गया, कितना? 90। ये 2 से मल्टीप्लाई 2x बराबर 45 माइनस x। बोल 45 बराबर 3x, तो x का वैल्यू कितना? 15। आया क्या? आराम से देख ले, आराम से देख ले बेटा, आराम से। अब देख, अभी आंसर नहीं आया है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि साहब यहाँ का दाब, पहले वाला दाब और बाद वाला दाब P1, ये जो अनुपात रहेगा P1 V1 अपॉन T1 बराबर क्या? P2 V2 अपॉन T2, ये तो हमेशा सेम रहेगा ना, ये तो नियत है। तो आपको P1 निकालना है तो पहले यहाँ का लिख देते, फिर यहाँ का लिख देते, क्योंकि अब यहाँ हमें अंतिम लंबाई मिल गई। ये कितनी मिली? 30। 45 में से 15 गई तो 30। ठीक है, अब देख एक बार और ये लगाना पड़ेगा, P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2। पहले वाला दाब कितना है? 76 सेंटीमीटर, और P1 V1 की जगह L1, क्योंकि क्षेत्रफल कट जाएगा 76
L1 कितना है 45 पहले वाला, और T1 कितना है 81, यानी कि 273 प्लस 81 बराबर, ये P2 तुम्हें निकालना है, यानी कि P1, और लंबाई कितनी अब 30, और T2 कितना है 273। ये सोल्व करोगे तो आंसर आएगा, और आंसर आएगा जो भी आ रहा होगा इनमें। आराम से देख ले एक बार, डरें बिल्कुल नहीं। ये लगभग सभी का डाउट होगा, है ना, थोड़ा अलग सा ही था। 7 7 धोनी की चाल फॉर्मूला तीनों बता दिए, अभी करा देंगे। हाँ, धोनी की चाल देखो, वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला गामा आर टी बाई एक एम है, एक गामा पी बाई एम है, इससे होगा ये 330 बराबर अंडर रूट गामा निकल जाएगा, वायुमंडलीय दाब 1.01 इंटू 10 की पावर 5, सॉरी 3 नहीं 5। और कौन है ये, अरे एम गामा पी बाई रो होगा ये तो ठीक लिखा मैंने, गामा आर टी बाई एम, और वी एस बराबर गामा पी बाई रो। एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ साउंड यहां से आता है बीटा बाई रो से, और बीटा को हम इसको समदाबीय प्रक्रम, सॉरी रुद्धोष्म प्रक्रम मानते हैं, तो बीटा बराबर गामा पी होता है। लाप्लास करेक्शन सिखाऊंगा तुम्हें वहां पे ध्वनि तरंग के अंदर, तो ये आता है क्या गामा पी बाई रो। मैं द्रव्यमान ढूंढने लग गया था नहीं तो। 330 बराबर गामा 1.01 इंटू 10 की पावर 5, और घनत्व दे रखा है ये रहा। गामा आते ही आपका स्वतंत्रता की गोटी आ जाएगी। गामा बराबर कितना बेटे 1 प्लस 2/f, रटे हुए होने चाहिए। चलो भाई अगला 8वां क्वेश्चन, हीलियम के 1 मोल तथा हाइड्रोजन के 1 मोल के मिश्रण का ताप नियत दाब पर 0 से 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए तो विपरीत, विपरीत नहीं है ये, द अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड विल बी, कितनी उष्मा दी जाएगी। वो हिंदी में गलत लिखा हुआ है। दी गई उष्मा का फॉर्मूला होता है एनसीडीटी। उष्मा का फॉर्मूला हमेशा एनसीडीटी होता है, ठीक है। अब ये जो सी है यहाँ पे मिश्रण का सी लगेगा, सी मिश्रण। अब ये किस पे, ये तो देख लो नियत दाब पर, तो नियत दाब पर तो सीपी हो जाएगा, तो सीपी मिश्रण का फॉर्मूला जानता है बेटे, N1CP1 प्लस N2CP2 अपॉन N1 प्लस N2। कर लेगा, ओके। 9 9 10 आदर्श गैस के 1 मोल के तापमान को 10 केल्विन तक वृद्धि करने के लिए 260 जूल की आवश्यकता होती है। जब इसे नियत दाब पे गर्म किया जाता है, गैस का तापमान, ओके, गैस के तापमान को 10 केल्विन बढ़ाने के लिए नियत आयतन पे गर्म की जाती है, तो आवश्यक उष्मा देखो कौन सा था रही है 10 था ना, 8 था भाई। 10वां क्वेश्चन देखिए बेटे, आते नहीं। आदर्श गैस का 1 मोल है भाई 10 केल्विन तक बढ़ाना है, 260 जूल की आवश्यकता होती है। उष्मा Q बराबर नियत दाब पे है ना ये NCPDT, बात मत कर रहे। 1 मोल ये Cp, और ये कितना 10 केल्विन तक बढ़ाना है, तो 10 रख दो dt।
सीपी का मान कितना आया 20.7। अब ये कह रहा है कि साहब नियत आयतन पर आवश्यक उष्मा, नियत आयतन पे dq कितना होगा NCV/dt, क्योंकि कार्य तो 0 होगा ना नियत आयतन पे। सीपी पता है, सीवी कैसे निकालू भाई, सीपी माइनस सीवी बराबर आर, तो सीवी आ जाएगा सीपी माइनस आर, ये 20.7 और माइनस का 8.3 दिया हुआ है, सीवी मान रख दो यहां, एन का वैल्यू इसमें कितना है 1, सीवी वहां से क्या है, और ये dt कर लेगा 11 नियत दाब P, द्रव्यमान m की आदर्श गैस का प्रसार सरल रेखा D पर दिया गया है, तब P/2 का द्रव्यमान 2m की समान आदर्श गैस का प्रसार किस सरल रेखा में दिया जाएगा। अच्छा देखो भाई, कोई भी जब ग्राफ दिया होता है, VT ग्राफ है, तो इस ग्राफ का ढाल बदल रहा है, आप ध्यान से देखो तो हर ग्राफ का बढ़ता जा रहा है, घटता जा रहा है, आप जैसे भी मानो, ऊपर से नीचे आओ तो घटेगा, V/T है। अब हम तो ये जानते हैं साहब PV बराबर nRT होता है, या PV बराबर छोटा m अपॉन कैपिटल M RT होता है, मुझे तो V/T चाहिए ढाल यहां से, तो M अपॉन कैपिटल M R अपॉन P, यानी कि V/T समानुपाती छोटा M/P, इसके समानुपाती है ये ढाल, ठीक है। हाँ, इसका ढाल इसके, अब ये क्या क्या कह रहा है करता जाओ, पहले वाला ढाल होगा V/T बराबर M/P, बाद वाला ढाल क्या बोला है ये कि साहब द्रव्यमान दुगना, ठीक है, और ढाल सॉरी दाब आधा, तो ये हो गया 4 गुना M/P, 4 गुना हो गया, मतलब ढाल क्या हो जाएगा अधिकतम, और अधिकतम ढाल किसका है E का, खत्म। ईटी ग्राफ का ढाल क्या देता है, ये ग्राफ ऐसे है ना, अरे ग्राफ बनाओ नहीं बनाओ उससे क्या मतलब है, ढाल के लिए क्या करते हो y/x। अब इन ग्राफ को आप देखो, सबके ढाल बदल रहे हैं, बस बढ़ रहा है या ऊपर से नीचे आएगा तो घट रहा है। अब ये कह रहा है कि आदर्श गैस का प्रसार किस सरल रेखा द्वारा व्यक्त किया जाता है, कि जब V/T प्रारंभ में कितना था, जो ढाल है किसके समानुपाती है द्रव्यमान और दाब के, क्योंकि द्रव्यमान और दाब बदल रहा है, तो पहले ऐसा था, तो मान लो कि पहले ढाल इतना था, बाद में हमने द्रव्यमान दुगना किया, दाब आधा किया, तो ढाल कितना हो गया 4 गुना, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा इसमें, ऐसा तो कोई डाटा दिया हुआ नहीं है कि दिया है, दे रखा है क्या डाटा, कहाँ दे रखा, बस 1 2 4 6 8 दे रखा है, तो सबसे ज्यादा जाएगा हाँ, वॉल्यूम से उसको कोई लेना देना नहीं, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट के बीच में ही कंपैरिजन होगा। 12 मैक्सिमम ढाल, मैक्सिमम सबसे ज्यादा ढाल किस ग्राफ का है चारों में पांचों में, तापमान 4 गुना, तो इसमें डाटा इसने कहीं दे नहीं रखा यार, तो इसी हिसाब से कंपैरिजन करके देखेंगे, ये वॉल्यूम दे रखा है, तो आयतन है
अच्छा ये वाला v1/t बराबर हम लिख देंगे 4v/t, ऐसा बोल रहे हो? डाटा के हिसाब से फिर तो तीसरा आना, सी वाला आना चाहिए इसका आंसर, अगर ये डाटा से खेल रहा है तो। और अगर सिर्फ कंपैरिजन करा रहा है, पर इसने ये नहीं बोला ना। अच्छा, यस, एक लाइन दे रखी है इसमें, सरल रेखा डी पर दिया हुआ है। सरल रेखा किस पे दिया हुआ है? डी पर। ये लाइन नहीं पढ़े बेटे हम। और डी पर जो ढाल है वो कितना है? 2 गुना वॉल्यूम के बराबर। तो पहले कितना था? 2, फिर वो कितना हो गया? 4 गुना हो गया। तो 4 × 2 कितना हो जाएगा? 8, इसलिए अधिकतम जाएगा। डाटा नहीं देता तो फिर हम पहले और लास्ट में कंपेयर, पर इसने पहले बोला हुआ है। यस, समझ गई होगी अब तो। यस, 12। ये भाई साहब आपके पहले था सिलेबस में, अब नहीं है। मैक्सवेल के वितरण गैसीय अणु का एक ग्राफ पढ़ाया जाता था बहुत पहले, 3-4 साल से नहीं पढ़ाते हैं, हम लोग भी नहीं पढ़ा रहे। एक ग्राफ होता था ऐसा डाटा वाला, कोई प्रैक्टिकल ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन या ऐसा पैराबोला ग्राफ नहीं है, तो उससे पूछा है। इसके दोनों सही है। चाल के मैक्सवेल वितरण में गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग अधिकतम संभावित चाल से ज्यादा, ये तो एकदम सही है। राम वाला जो याद करोगे आप, वो तो मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया था। राम यानी कि ये रूट मीन ग्रेटर देन वी एवरेज ग्रेटर देन वी एमपी। तो ये कह रहा है अणुओं का वर्ग माध्य मूल, यानी कि ये ज्यादा है एमपी से, प्रायिक चाल से। हाँ, ये केमिस्ट्री में पढ़ाया, हाँ केमिस्ट्री में पढ़ाया होगा। और ये जो दूसरा है कि मैक्सवेल वितरण की वक्र की सममितता बताती है कि अधिकतम संभव चाल से अधिक चाल वाले अणुओं की, इसके कुछ पॉइंट जो रटने होते हैं आपको। अणुओं की संख्या अधिकतम संभव चाल से कम वाले अणुओं की संख्या से अधिक है। ये भी सही है स्टेटमेंट, पर वो ग्राफ से ही समझ आता है। हाँ, अपने फिजिक्स में नहीं पढ़ाया जाता, अब केमिस्ट्री में जरूर पढ़ाते होंगे शायद तुम्हें। किसका है भाई? क्या अंट पटक रहे हो? चलो, बाकी बातें कल मॉड्यूल दे दो। क्वेश्चन नंबर 1, 2 मॉड्यूल निकाल लीजिए फटाफट अब, बाकी बैठ के क्वेश्चन करिए भाई। बोला था मॉड्यूल, हाँ आ रहा हूँ भाई, एक बार मॉड्यूल तो निकाल ले। एक क्वेश्चन रह गया ना, उसको कर लेंगे अभी अपन बेटा, डीपीपी का जो रहा है देख लेंगे, नहीं तो मैं बता दूंगा फिर। 1, 2 एक्सरसाइज 1। यस, उष्मागतिकी केटीजी और थर्मो दोनों साथ में है ना, वही तो बोला था। केटीजी अलग है, कहाँ है केटीजी? अच्छा केटीजी ठीक है, पहले थर्मो का करें। 1, 2, 2 क्या है भाई? 2 देख, जब एक आदर्श द्रव परमाणु गैस को स्थिर दाब पे गर्म किया जाता है तो आपूर्ति में उष्मा का वह अंश, सुनिएगा सारे, हमने बात नहीं रे, गुणन गति जब पढ़ाया तब मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बार बार। क्या? जैसे आपसे के गुणन अपॉन के कुल पूछ ले, आपसे के स्थानांतरण अपॉन के कुल पूछ ले, गुणन गति की बात कर रहा हूं, यहां की नहीं कर रहा। इसको क्या पढ़ा जाता है कि गुणन ऊर्जा में कुल ऊर्जा का अंश पूछा है, इसका मतलब है गुणन ऊर्जा में कुल ऊर्जा का अंश, अंश फ्रैक्शन बोलते हैं इसको। और ये स्थानांतरण गतिज ऊर्जा में कुल ऊर्जा का अंश।
ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है देख, उसमें ऊर्जा का वह अंश जो आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाता है, यानी कि आंतरिक ऊर्जा अपॉन उष्मीय ऊर्जा अंश पूछा है ना। तो मतलब ये पूछा है कि आंतरिक ऊर्जा du और ये कितना dq। कौन सा प्रक्रम है बेटे? समदाबी। समदाबी में बोल du क्या होता है? नफरत बटे 2। और dq लिखेगा du प्लस dw। NFR dt बाई 2 ये सब लिखा है एक एक पॉइंट। NFR dt बाई 2 प्लस NR dt। NR dt उड़ा दे, ऊपर क्या बचेगा F बाई 2 और नीचे बचेगा F बाई 2 प्लस 1। आंसर F का मान रख दे द्वितीय परमाणु गैस में। 3 4 5 क्वेश्चन करते रहे अपने अपने जो भी बैठे हैं टाइम पास के लिए, घर पे तो करेंगे नहीं हम। 6 7 क्वेश्चन नंबर 7 साहब ये कह रहा है कि सेपे ग्रेटर देन होता है सीवी से। अब हम किसी भी निकाय की विशिष्ट ऊष्मा निकालते हैं dq बाई एन dt से निकालते हैं ना। अब हम ध्यान से देखें कि अगर dq ज्यादा होगा तो c ज्यादा होगा। अब समदाबी प्रक्रम में क्या होता है? समदाबी प्रक्रम में होता है साहब dq बराबर du प्लस dw, और सम आयतनिक प्रक्रम में होता है dq किसके बराबर? du के। तो dq क्यों ज्यादा है समदाबी में? क्योंकि गैस क्या करती है? वातावरण के दाब के विरुद्ध कार्य करती है, धनात्मक प्रसार करने में, इसलिए dq ज्यादा है और इसलिए cp ज्यादा है। तो बाएं दाब के विरुद्ध गैस द्वारा प्रसार के दौरान धनात्मक कार्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 हल्का सा अधिक 9 10 हल्का सा अधिक होता है सीपी सीवी से। टॉसों के लिए रटने वाला क्वेश्चन है, मतलब डाटाबेस क्वेश्चन होते ही है। सीपी सीवी से थोड़ा अधिक है। 11 12 एक स्थिर दृढ़ वस्तु के उसके अक्ष के परित स्वतंत्रता की कोटियां। स्वतंत्रता की कोटि क्या होता है कि कितने तरीकों से अपने पास वो गतिज ऊर्जा रख सकता है। अब ये बुक है, इसको इस कोई भी एक अक्ष ले लो। कितनी अक्ष ले सकता हूं घुमाने के लिए? फिक्स अक्ष 3। अगर एक्स लूंगा तो ये वाली वाई और जेड, इसके अलावा कोई अक्ष हो सकती है? तो कितनी? 3 घूर्णन की। तो 3 गतिज ऊर्जा मतलब 3 स्वतंत्रता की कोटि हो सकती है, क्योंकि उसने अक्ष को फिक्स बोला, स्थिर दृढ़ वस्तु बोला है, उसकी अक्ष के परित। हाँ, तेरा मेरा 14 15 16 16 कौन है भाई ये? 1 ग्राम अणु का मतलब कितने मोल होते हैं? 1 मोल। 1 ग्राम अणु का मतलब 1 मोल। तो लगा दे बेटा 3/2 RT। 17 सामान्य ताप कितना होता है रे? 273 या फिर 0 डिग्री सेल्सियस होता है क्या सामान्य? अच्छा, उस दिन ही बताया था नॉर्मल टेम्परेचर यार। यस। 17 18 19 18 18 क्या है भाई? हाँ, एक परमाणु गैस जिसका आयतन V दाब Pa के समस्त अणुओं की गतिज ऊर्जा 3/2 PV है,
समान आयतन समान दाब एक परमाणु कुल स्थानांतरण गतिज ऊर्जा। जब द्वि परमाणुविक गैस होती है बेटा उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है 5, पर साथ में ये भी लिखाया था कि 3 रेखीय होती है और 2 घूर्णन होती है। यानी कि जो द्वि परमाणु गैस है डाई एटॉमिक गैस है उसके पास 2 गतिज ऊर्जा है, 3 तो स्थानांतरण की है और 2 घूर्णन की है। यानी कि 3/2 NR/dt और 2 NR/dt और बाई 2 जो भी चलेगा ये इनको जोड़ने पे आता है वो 5/2 NR/dt। तो स्थानांतरण की पूछो तो 3 ही होगी। पीवी के रूप में भी लिखते हैं ना 17, 18, 19, 19। देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें कि साहब क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। बना देता हूं एक बार इसको मैं। ये 2 हैं ये 1 है, ये 10 हैं। ये कह रहा है कि ए बी सी में ले जाई जाती है चक्र में आपूर्ति में दी गई उष्मा दे रखी है सी से ए में कार्य। क्या चक्रीय प्रक्रम है? चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 यानी कि दी गई उष्मा कार्य के बराबर। तो दी गई उष्मा कहाँ ए बी बी सी कहाँ लिखा हुआ है ए बी सी, तो डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी प्लस डब्ल्यू सी है। उष्मा दी गई है, दी गई उष्मा धनात्मक ली जाती है। मतलब अगर आप पानी गर्म कर रहे हो तो उष्मा देनी पड़ेगी कि लेनी? देनी, तो वह धनात्मक है। और पानी ठंडा हो रहा है तो उष्मा बाहर निकलेगी, मतलब वो ले रहे हो। अब यहाँ पानी ठंडा नहीं होगा, यहाँ पे गैस क्या होगी? संपीड़ित होगी, तब उष्मा क्या करेगी? बाहर निकलेगी। मतलब जो बाहर निकलने वाली उष्मा है वो ऋणात्मक लेते हैं। तो दी गई है तो ये तो 5 हो गया भाई। आप देखो ए से बी और देख बी से सी, ये आयतन वाला है और ये दाब है शायद इधर, तो बी से सी कार्य 0 है देख, तो बी से सी कार्य 0 बेटे। और तुम्हें कहां से कहां का निकालना है? सी से ए का तुम्हें निकालना है। और डब्ल्यू ए बी के लिए क्या करेगा बेटा? यहां से क्या करेगा ये देख, V अक्ष पर जो क्षेत्रफल होगा वही क्या होगा? कार्य होगा ए बी का। तो ये कितना है? ये 1 है और ये 10 है, तो ये 10 आ गया। तो 5 माइनस 10 बराबर डब्ल्यू सी ए, तो डब्ल्यू सी ए आया -5। 20 20 21 22 22 बोल रहा है बालक, क्या है ये? टीपी है तो। एक आदर्श गैस ए से बी में बदल जाते हैं जैसा चित्र में दर्शाया, तो कार्य टीपी ग्राफ है ना, टीपी ग्राफ सीधी रेखा कब आएगा? आयतन नियत होगा तब बेटे। अरे बेटे टीपी ग्राफ सीधा कब आएगा बेटे? जब पीवी बराबर एनआरटी होगा, और वो हमेशा ही होता है किसी भी प्रक्रम में। पीवी बराबर एनआरटी सब जगह लगता है बेटे। तो V नियत होगा तब P समानुपाती T होगा, और आयतन नियत होगा तो कार्य 0 होगा। सुंदर। 23 24 25 26 20 30 तक। यस, बस आ गए अभी, बस चल रहे। 25 तक तो मैं आ ही गया, 5 और हैं। 25 26 पहले पहला करना पड़ेगा भाई। अबे क्लास में कराया पूरा, ये कराया था।
एक ग्राफ कराया था जिसमें चारों जगह घूमे थे। देख लेता हूं एक बार पढ़ के मैं। एक आदर्श गैस को एबीसी अलग हो तो देखते हैं। ले जाया जाता है पीवी ग्राफ, चक्र के दौरान कार्य किसके बराबर है? ठीक है, टीए टीबी। ओ हो बेटे, P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2 चलना है। 27, 28, 29, 29। कार्नो इंजन नहीं दिख रहा? कार्नो का ग्राफ ऐसा ही था, याद करिए थोड़ा सा। वो इसीलिए कराया था। कार्नो का क्वेश्चन न्यूमेरिकल तो आपके एक फॉर्मूले से हो जाते हैं जो उसमें इंजन वाला होता है। ग्राफिकल क्वेश्चन, ये प्रसार, ये प्रसार, ये संपीड़न, ये संपीड़न, ये रुद्धोष्म समतापी संपीड़न, ये रुद्धोष्म संपीड़न, ये समतापी प्रसार, और ये रुद्धोष्म प्रसार। अब क्या कह रहा है भाई? परिवर्तन में किस युग्म में गैस पर कार्य किया जाता है? ध्यान से सुनिए, बहुत सारे बच्चे इसमें परेशान हैं। और केमिस्ट्री से लिंक करना है मन। गैस, मेरे को एक बात बताइए, मैंने जब आपको डेरिवेशन कराया, आप कॉन्सेप्ट को लिंक करा करिए भाई। हमने यहां से हीट दी थी इसको dq। जब मैंने आपको कार्य का फॉर्मूला निकालना सिखाया था बेसिक में, तब मैं साइन पे गया ही नहीं था कि चिन्ह क्या लेना है, वो इसीलिए नहीं गया था ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैंने क्या किया कि साहब इसको उष्मा दी तो आंतरिक ऊर्जा बढ़ी ताप बढ़ने की वजह से। फिर ये गैस के अणु क्या कर रहे थे? इसमें धक्का दे रहे थे ऐसे। तो गैस के अणु ने बल कहां लगाया? इस दिशा में। तो एक बात बताइए, पिस्टन ऊपर गया था तो हमने कार्य क्या लिया था? धनात्मक पीडीवी। तो पिस्टन को ऊपर धक्का किसने दिया? गैस ने। मैंने थोड़ी दिया है। तो गैस ने कार्य किया कि मैंने किया? तो गैस का कार्य होता है धनात्मक। अब मैं गैस के ऊपर कार्य करूंगा तो क्या होगा? ऋणात्मक। तो फिर पिस्टन क्या होगा? नीचे आएगा। तो गैस के ऊपर कार्य ऋणात्मक है। तो किस परिवर्तन में गैस पर कार्य किया जाता है? तो गैस पर कार्य मतलब संपीड़न होना। गैस पर कार्य करेंगे तो क्या होगा? संपीड़न। और संपीड़न किन में? ये रहा, इसमें और इसमें। 30 लास्ट क्वेश्चन आज का। क्या कहते हो? कैसा लग रहा है? हो गया क्या? बना है? देखे, जब इस क्वेश्चन को हमने पढ़ा ध्यान से, कभी कभी मैं ध्यान से नहीं पढ़ता हूं, वो अलग बात है, पर मैं पढ़ भी लेता हूं। आप लोग बहुत हेल्प करते हो ध्यान से पढ़ने में मेरी। आप ध्यान से देखो कि इसने ये बोला है कि साहब दोनों ग्राफ का प्रारंभिक आयतन और अंतिम आयतन समान है। ये नहीं बोला कि आयतन समान है। अगर मैं कहूं कि इसका आयतन, ये पीटी ग्राफ अलग बात है, पीवी ग्राफ भी एज इट इज बनेगा। क्यों बनेगा भाई? क्योंकि दाब नियत है, ऐसा ही बनेगा, सेम टू सेम। अगर ये 2 लीटर है प्रारंभिक आयतन और इसका 4 लीटर है अंतिम आयतन, तो ऐसा इसका भी हो सकता है कि साहब इसका भी प्रारंभिक आयतन कितना हो? 2 लीटर, और अंतिम आयतन कितना हो? 4 लीटर। पर आयतन नियत नहीं बोला है। अब इसको देख के आप हो सकता है 0 पे टिक कर दो, या आपको ऐसा लगे, कुछ बालकों ने कल ही सिखाया मुझे। फिर मैंने कहा दाब अलग अलग है बेटा, एक का दाब ज्यादा और एक का कम है। पहली बात, आयतन नियत नहीं है। आयतन प्रारंभिक और अंतिम बराबर है पर नियत नहीं है। आयतन में परिवर्तन तो है, कितना? 2 का। इसका दाब कम है और इसका दाब ज्यादा है, तो किसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा? जिसका दाब ज्यादा है, तो उसका कार्य ज्यादा होगा। खत्म। वॉल्यूम, हाँ मतलब आयतन समान है, जैसे 2 2 है, नियत नहीं है। ये कह रहा हूं कि पहले वाला आयतन अलग था, बाद का अलग है। नियत का मतलब तो कार्य 0 है ना। ये कह रहा है कि दोनों स्थितियों में प्रारंभिक और अंतिम आयतन समान है, तो हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए भाई, प्राण निकल गए आज तो।
तुम्हारे भी निकल गए होंगे, सो गए होंगे 10-15। हाँ, तो कहाँ थे हम और कहाँ आ गए। घर थे, सुबह उठे, मुंह धोया और कोचिंग आ गए। माध्य मुक्त पद का एक फॉर्मूला रट लीजिए भाई, रटना ही पड़ेगा वो, उसका कोई इलाज नहीं है। माध्य मुक्त पद, एक्चुअली माध्य मुक्त पद क्या होता है सुने। एक गैस का अणु ऐसे जाता है फिर ऐसे जाता है, ऐसे क्यों जा रहा है ये, क्योंकि ये टकरा रहा है। हर बार किसी न किसी गैस के अणु से ये टकराता है और ऐसे ब्राउनियन गति करता है। तो पहले दो क्रमागत टक्करों के मध्य तय की गई दूरी, इसको लेमड़ा से प्रदर्शित करते हैं, 4λ5। अब माध्य तो साहब ऐसे निकाला जाता है कि साहब इसका माध्य निकाला जाए तो आएगा λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 डैश अपॉन n। पर इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आता, ना इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर एक ऐसा ही बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को नगण्य कर करके इन्होंने क्या किया, एक डिराइव कर दिया फॉर्मूला। मैं सोच भी रहा था कि डेरिवेशन कराऊं, पर मुझे उसका आसान तरीका नहीं मिला, तो मैंने कहा अब मैं रटवा दूंगा। तो उसका फॉर्मूला होता है 1/√2πd²n। ये फॉर्मूला होता है। अब सुनिए ये क्या होता है। ये गैस का अणु है जिसका व्यास कितना है, d। तो d तो है गैस के अणु का व्यास, और n है अणुओं की संख्या, बाकी आप जानते हो। नहीं, ये एक फॉर्मूला था जिसपे 2 क्वेश्चन, एक बार नीट में डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछा और एक मॉड्यूल में है भी सही। तो ये पूरा लिख लीजिए, वैसे यहां से लिख लो, इससे बनता ही नहीं है, डेरिवेशन नहीं होता इससे। ये जो इसकी डेफिनेशन है इससे, उसके लिए बहुत सारी चीजों को वो काल्पनिक चीजें मानते, एक सिलेंडर मानते, उसमें डी व्यास का अणु चलाते हैं, फिर अंट संट करके वो ऐसा फॉर्मूला निकाल देते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, अपन नहीं करेंगे अंट संट ऐसे। गैस के दो अणुओं के मध्य क्रमागत टक्करों के मध्य तय की गई दूरी, अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो इसकी, ये वहां भी आएगा वैद्युत धारा में भी। माध्य मुक्त पथ, विश्रांति काल, अपवन वेग में सुना है, वहां पे भी अलग तरीके से निकाला जाता है। लिखना चाहो तो लिख लो, दो क्रमागत टक्करों के मध्य, क्रमागत टक्करों के मध्य तय की गई दूरी, इसको बोलते हैं माध्य मुक्त। पर वो यहाँ पे ना केस है ना, तो वो ग्राम के हिसाब से लेना है तो। मुझे बताइए लास्ट क्या कराया था मैंने, उसके आगे कहानी, ये तो ठीक है। वी नहीं, अभी खत्म कहाँ, भी तो बाकी है इसमें। हाँ, √2πd²n पाई 3.14 डी व्यास होता है और n अणुओं की संख्या है, खत्म।
1 है, एक चर है एक। एक ना दिख रहे हो ही ना। अब आ जाओ, वही पढ़ते हैं हम। हाँ, बातें बिल्कुल नहीं। अब लिखे क्वेश्चन, वी बाई वी। डीएल बाई एल क्या लिखाया था? लंबाई में आंशिक परिवर्तन लिखा दिए थे ना ये। लिखें, क्या था रे लास्ट, बताओ मुझे। अल्फा बीटा गामा हो गया ना। आयतन, ठीक है। हाँ, किसी गैस का, किसी गैस के लिए आयतन में आंशिक परिवर्तन .2% हो, जब ताप 0 से, कोई ले ले, 100 डिग्री सेल्सियस तक बदला जाए तो रेखीय प्रसार गुणांक होगा। गैस मत करो, इसको पात्र कर लो, अच्छा लगेगा। हाँ यार, कर ले किसी पात्र के लिए गैस को हटा के। कर दो फटाफट, आगे बढ़ेंगे बस। है तो टाइम पास ही क्वेश्चन, पर ठीक है, कल की बातें याद आ जाएगी तुम्हें। क्या लगेगा? देख, अभी तो पीछे देख रहे हैं कि क्या लगेगा। कल भी कराए थे बेटे ऐसे क्वेश्चन। भाई, पत्ते पलट रहे दिख गए मेरे को, बहुत सारे पत्ते पलट रहे पीछे। पढ़ना तो है ही नहीं। टीवी बाई वी बराबर गामा, गामा डेल्टा टी, और इंटू 100, और ये इंटू 100% के लिए डीवी बाई वी, ये कितना है 0.2 बराबर गामा, और ये 100 इंटू 100, कितना आ गया गामा? 2 × 10⁻⁻⁵। अरे भाई, गामा बराबर 3 अल्फा, अल्फा बराबर गामा/3, पता नहीं क्या ही कर रहे थे। बेटा पीछे पत्ते पलट रहा है। कुछ भी। अब अगला टॉपिक लिखेंगे हम। अभी बाकी इसमें कुछ अच्छे टॉपिक, अच्छे क्वेश्चन। आज तो मॉड्यूल ही कराया भाई, मॉड्यूल और डीपीपी कराया ना, आज कहाँ पढ़ाया, अभी तो स्टार्ट कराया है। मैं कर दूंगा, पर मुझे नहीं लगता कि करना चाहिए इतना जल्दी। एक आध लेक्चर देना चाहिए जिसमें बढ़िया क्वेश्चन और करवाए जाए तुम्हें, सारे टॉपिक खत्म होने के बाद। हाँ, लिखेंगे घनत्व में परिवर्तन, घनत्व में परिवर्तन, चेंज इन डेंसिटी। देखो सामने,
घनत्व क्या जानता है बेटा? ताप बढ़ाने पे घनत्व में परिवर्तन होता है कि हाँ? कैसे होता है कि मान लो प्रारंभिक घनत्व होता द्रव्यमान बटा आयतन, बाद में क्या हुआ कि घनत्व क्यों बदला? क्योंकि आयतन बदला। अरे ताप बढ़ाने पे आयतन बदला क्या? तो ताप बढ़ाने पर, इसको वी नॉट कर दो, इसको रो नॉट कर दो, अच्छा लगेगा। ताप बढ़ाने पर आयतन कितना हो जाएगा? वी नॉट वन प्लस गामा डेल्टा टी। अरे होगा क्या? बहुत सुंदर। तो अंतिम मतलब ताप बढ़ाने के बाद जो घनत्व आएगा उसको रो नाम दे देते हैं हम, और ये हो जाएगा क्या? एम अपॉन वी की जगह वैल्यू डालेंगे वी नॉट वन प्लस गामा डेल्टा टी। एम बाई वी नॉट क्या है? प्रारंभिक घनत्व। तो ये रो आ जाएगा हमारे पास रो नॉट अपॉन कितना? वन प्लस गामा डेल्टा टी। क्या बहुत कम प्रसार होता है कि बहुत ज्यादा? बहुत कम होता है, 10 की पावर -5 में चलता है गामा का मान। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? गामा रो बराबर रो नॉट वन प्लस गामा डेल्टा टी की पावर -1। द्विपद प्रमेय लगा सकते हैं क्योंकि गामा का मान बहुत छोटा है भाई। तो जब आप द्विपद प्रमेय लगाओगे तो रो बराबर रो नॉट वन माइनस गामा डेल्टा टी। देखते रहे। रो बराबर रो नॉट माइनस रो नॉट गामा डेल्टा टी। रो माइनस रो नॉट बराबर माइनस रो नॉट गामा डेल्टा टी। सही लिखा है? तो क्या ये रो माइनस रो नॉट अपॉन बोल रो नॉट बराबर माइनस गामा डेल्टा टी, ये क्या लिख दिया भाई? क्या है ये? घनत्व में परिवर्तन या आंशिक परिवर्तन, जो भी आप लिखो। जैसे आयतन में आंशिक परिवर्तन था, ऐसे ये घनत्व में आंशिक परिवर्तन है। ये माइनस क्या बता रहा है? घटता है। ताप बढ़ाने पे क्या होता है? घटता है। आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा। क्लियर है? पहले छापो फिर क्वेश्चन करेंगे। कुछ देने का विचार तो नहीं है बेटा आज? चॉकलेट। उसमें कुछ था ही नहीं। कॉपी करो रे, उसको कॉपी करो, आ गया बस बेटे। P1 + 1² बराबर प्लस हाफ को P2। हाँ, प्रो वायु है। मात्रक ये दे रखा ना, कर दे। अंदर सिर्फ वायुमंडलीय दाब है, 1 0। अंदर हवा नहीं है। बराबर बाहर P0 बाहर क्या होगा? P0। अरे क्या है? P1 + हाफ रो वन²। अब इसने क्या बोला है कि हमें वायु द्वारा आरोपित बल की दिशा बतानी है। यहाँ से P निकाल ले और उसको क्षेत्रफल से गुणा कर दे, बल आ जाएगा। ऊपर वेग ज्यादा होगा तो ऊपर दाब कम हो जाएगा, तो बल कहाँ लगेगा? ऊपर, ऊपर की ओर। हाँ, हो गया। लिखें
किसी तरल का क्वेश्चन लिखाऊं? किसी तरल का घनत्व लिखना है भाई, क्यों नहीं लिखना है? टीएमआर है वो। अब आप एहसास करोगे कि अभी तक आपको जो भी पढ़ाया उसमें प्रसार में सारे फॉर्मूले एज इट इज है। डीवी बाई वी का गामा डेल्टा टी, इसका माइनस गामा डेल्टा टी है, वो अलग बात है, उसी को क्लियर करेंगे कि माइनस का क्या करना है। डीएल बाई एल का अल्फा डेल्टा टी, डीए बाई ए का बीटा डेल्टा टी, और डीवी बाई वी का गामा डेल्टा टी, इसका भी वही है, माइनस का कोई लफड़ा नहीं, अभी समझ आ जाएगा। एल बराबर एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, ए बराबर ए नॉट वन प्लस बीटा डेल्टा टी, और वी बराबर वी नॉट वन प्लस गामा डेल्टा टी। आसान आसान फॉर्मूले, आसान क्वेश्चन आएगा वो तो सारे ही कर लेंगे। अल्फा बीटा गामा में संबंध आपको आता है, बीटा बराबर 2 अल्फा, गामा बराबर 3 अल्फा, ये सब पूछे जा चुके हैं। अब क्वेश्चन लिखेंगे कि किसी गैस का घनत्व, गैस ले लो तरल ले लो एक ही बात है, तरल ही लो भाई तुम तो, किसी तरल का घनत्व 998 से 998 केजी पर मीटर क्यूब से 992 केजी पर मीटर क्यूब हो जाता है यदि ताप 0 से 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए। अब आप कहोगे 100 डिग्री सेल्सियस ही ले रहे हो, कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ माइनस का खेल सिखाना है और कुछ नहीं करना है यहाँ। तो गामा ज्ञात करें। करो, फॉर्मूला आपके सामने। हाँ, 998 992 992, फॉर्मूला आपके सामने, वैल्यू डालो, आंसर निकालो। मैं बस वही देखना चाहता हूं कि आप करते क्या हो। ना, अरे भाई 992 है। अच्छा, अभी तो मुझे रिकॉर्डिंग करने जाना है, थक गया हूं मैं। तेरी नौकरी से ये जिंदगी, मुनासिब होगा मेरा हिसाब कर दे। माइनस में या प्लस में? माइनस में या प्लस में? अच्छा, मैंने ये नहीं लिखा इसलिए ना, ये लिखा हुआ था रो फाइनल माइनस रो इनिशियल। हाँ, तो आपका प्लस आ गया होगा, डी रो बाई रो लिखता अच्छा लगता, ठीक है जो भी है। ये क्या, ये कमी हो रही है? वैसे फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे तो माइनस माइनस कट ही जाएगा फिर, पर अगर फॉर्मूला में ऐसे लिखा था हो सकता है। चलो छोड़ो, अब कंफ्यूजन दूर ही हो गया, क्या ही बताऊं मैं। डी रो बाई रो बराबर माइनस गामा डेल्टा टी, ये डी रो बाई रो ताप बढ़ाने पे वो कमी होती है, माइनस क्या बता रहा है? कमी को ही बता रहा है। ये देख, ये कम आ रहा है, प्रारंभिक ज्यादा था और अंतिम क्या लिखा मैंने? कम, तो माइनस कंसिडर नहीं करना है। चलो भाई, फिर ये भी मत कर देना कि सर 992 माइनस 998 कर दिया और आपने ही बोला था कि ये प्रारंभिक होता है, तो प्रारंभिक 998, इधर माइनस कंसिडर नहीं कर रहे, तो ये ले लिया हमने कितना? गामा इंटू डेल्टा टी।
तो यहाँ माइनस आ जाएगा। समझने की बात ये है कि वो माइनस पहले ही कमी को बता रहा है। अगर आप माइनस नहीं ले रहे तो फिर फाइनल माइनस इनिशियल ही करना पड़ेगा। समझ रहे हो? कंफ्यूजन में मत हो भाई, मेरी तरफ ऐसे मत देखो, तुम तो यही लगाओ रो माइनस रो नोट अपॉन रो नोट बराबर, कोई कोई माइनस का लफड़ा ही नहीं तुम्हारे। 992 माइनस 998 अपॉन 998 बराबर गामा इंटू 100। अब जो भी आया आपका निकाल लो, माइनस माइनस कट जाएगा। एक और लिखे, क्वेश्चन नहीं कॉन्सेप्ट। हो गया ना, ये कर लोगे ना? अब तो कैलकुलेशन है इसमें, क्या बताऊं मैं। अब सुनिएगा, हाँ अब है तापीय प्रतिबल। अच्छा है ये, समझने लायक है। तापीय प्रतिबल क्या होता है सुने, अभी और भी चीजें बतानी है खैर इसमें। एक लोहे की छड़ है जिसको आपने कंक्रीट की दीवार में फिक्स कर दिया है। ऐसे, इसकी लंबाई कितनी है L, और इसको ऐसे फिक्स किया है कि ये इधर उधर बेंड नहीं हो सकती। ताप बढ़ाओगे तो क्या इसकी लंबाई बढ़ेगी? बढ़नी तो चाहिए, पर फिक्स है इसलिए बढ़ेगी नहीं। पर क्या इसमें प्रतिबल आएगा? प्रतिबल मतलब चाहती है बढ़ना पर बढ़ नहीं रही है, दीवार ऐसे बल लगा रही है इसलिए नहीं बढ़ रही। अरे हाँ या ना? अच्छा, तो पहले लंबाई L है और इसका यंग गुणांक गामा और रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा है और लंबाई L है। जब आपने यहां से तापमान बढ़ा दिया डेल्टा टी, तब आपसे ये पूछा है कि विकृति क्या आएगी, यानी कि डेल्टा टी बढ़ाने के बाद आपसे क्या पूछा है कि साहब पहले तो विकृति बताओ, फिर प्रतिबल बताओ। चलो, विकृति फॉर्मूला बोलेंगे साहब, लंबाई में परिवर्तन अपॉन, पर लंबाई में परिवर्तन हुआ है क्या? तो फिर विकृति क्या है? कितने जने मानते हैं? कितने जने मानते हैं? ये चाहत है कि हो सकती थी पर नहीं हुई। अब देखो क्या चाहत है, अगर ये छड़ ऐसे होती, ध्यान से सुनना, बाद में समझ नहीं आएगा ये, क्योंकि ये लॉजिकल है पूरा खेल। अब ये लंबाई L है और जैसे ये पड़ी हुई है छड़ एकदम ऐसे किसी कमरे के ताप पर, इसमें प्रतिबल कितना है? 0, ना कोई खींचने वाला ना कोई कंप्रेस करने वाला। हमने ताप बढ़ा दिया साहब डेल्टा टी से, टी प्लस डेल्टा टी, यहाँ टी था तो इसकी लंबाई बढ़ गई मान लो ये, तो ये हो गई L प्लस डेल्टा L। अरे हाँ या ना? हो गई ना? तो मुझे एक बात बताइए, हम तो उसके रूप में लिखते हैं रेखीय प्रसार गुणांक के रूप में, अंतिम लंबाई कितनी हो जाएगी? L1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अरे यही तो लिखते हैं हम अंतिम लंबाई। तो अब मुझे एक बात बताइए कि अगर ये ताप बढ़ाने पर अब दूसरी कंडीशन में इसमें प्रतिबल कितना आएगा? इसमें प्रतिबल 0। अभी भी ना कोई इधर उधर बल लगाने वाला है क्या? जो ताप बढ़ाया उस ताप पे आराम से पड़ी हुई है। जैसे ये पेन है, ये सुबह के टाइम पे अगर ऐसे रखा हुआ है और दिन में भी ऐसे ही रखा हुआ हो, ना इधर से कोई दबाने वाला है ना खींचने वाला है, तो प्रतिबल कितना होगा? 0। लंबाई बढ़ेगी वो अलग बात है। अब लंबाई इतना बढ़ना चाहती थी, पर जब हमने दीवार में इसको लगाया तो इसकी लंबाई कितनी रह गई? L। अगर ये दीवार में नहीं लगी होती तो इसकी लंबाई कितनी होती? L प्लस L इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। नहीं आया, पर दीवार में लगी रही इसलिए इसकी लंबाई कितनी रही? L रही। आया क्या?
तो लंबाई में परिवर्तन कितना है? लंबाई में परिवर्तन ये रहा, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। एल फाइनल कितना है? ये सोचे कि अगर दीवार में नहीं लगी होती तो इसका लंबाई में परिवर्तन कितना होता, ये रहा, और प्रारंभिक लंबाई ये रही। तो क्या आपको नहीं लगता ये एल अल्फा डेल्टा टी होता? अरे हाँ या ना? और प्रारंभिक लंबाई क्या लेते, एल या फिर एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी? बस यही सोचने लायक है। 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। संपीड़न हो रहा है, प्रसार नहीं हो रहा है। अगर ये चाहत क्या थी इसकी कि अगर ये दीवार के बीच में नहीं फंसी होती तो इसकी लंबाई कितनी होती, एल प्लस अल्फा डेल्टा टी, ताप बढ़ाने पर दीवार में फंसा दी तो इसकी लंबाई एल हो गई ना? हाँ या ना? अगर दीवार में फंसी तो इसकी लंबाई क्या रहेगी, एल ही रहेगी। दीवार में नहीं फंसी होती तो इसकी लंबाई कितनी होती, एल प्लस अल्फा डेल्टा टी, एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो प्रारंभिक लंबाई एल नहीं, कितनी होती, एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। और इसमें लिख लेना कि घर पे जाके सोचे, क्योंकि मुझे पता है कि अभी उड़ रहा होगा कि ये कैसे चल रहा है। हाँ, कल से सिखाएंगे इसको, कोई बात नहीं, कल ही लिखाएंगे इसको सारा। होमवर्क सुन लीजिए। डीपीपी कौन सी, 3, कितनी डीपीपी है इसमें? अरे 2 हो गई ना, 4 और एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। थोड़ा थोड़ा करते चलते हैं। थैंक यू।